दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खबर ऐसा आ रहा है कि बिहार में जो एक प्रमुख घटक दल है कांग्रेस पार्टी, वो सुनने में आ रहा है कि वो अलग चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इससे पहले आगे कुछ कहूँ आप लोग सब 1 मिनट के लिए हंस लीजिए पहले। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस किस मुंह से पूरे बिहार में अकेले लड़ने का ऐलान कर सकती है? आप कभी सोच सकते हैं? बिहार विधानसभा में 243 सीट है। अगर कांग्रेस अकेले अपने दम पर लड़ना चाहती है तो उसे 243 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे पूरे बिहार में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में। तो वो किस बूते पर वो ये सोच भी रही है कि हम अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? आप किसी भी प्रोबेबल कैंडिडेट से आप बात कीजिए जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर उन्हें कोई पार्टी से कोई खास परहेज ना हो तो वो सबसे पहले आरजेडी के पास जाएगी, जेडीयू के पास जाएगी, बीजेपी के पास जाएगी, लोजपा के पास जाएगी। तब अगर उसे इन सारे जगहों पे, अगर इन सारे दलों में टिकट नहीं मिला, तब वो अंत में सिर्फ कि उसे लड़ जाना है, इस कंडीशन पर ही वो कांग्रेस में जा सकता है, कांग्रेस के टिकट के लिए कांग्रेस के मुख्यालय में जा सकता है। और अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। कांग्रेस का बिहार में झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। अगर कांग्रेस के कोई बड़े नेता पहुंच जाए, अगर उन्हें कोई सभा करनी हो, अगर उनको 5 लाख भीड़ चाहिए तो उनको मुश्किल से वो भीड़ जुटती हुई दिख रही है। तो मोटा मोटी ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। आप देख लीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए, आरजेडी के साथ उनका अलायंस था। आरजेडी ने उनको लड़ने के लिए उनकी औकात से बाहर जाकर 70 सीट दे दिया और 70 सीट में कांग्रेस, इतना आरजेडी का लहर था, उस लहर में भी वो सिर्फ 19 सीट जीत पाए। आप सोचिए कांग्रेस का कितना बुरा हाल है। अगर उस समय 2020 में आरजेडी ने कांग्रेस को अगर 20 या 25 सीट दिया होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से माहौल बन रखा था उसमें आरजेडी खुद के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती। उसे किसी और की, नीतीश या कांग्रेस की फिर बाद में कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को उनकी औकात से बाहर जाकर सीट देकर इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया है कि आज तक वो उसका परिणाम भुगत रहे हैं। और शायद एक बार एक चुनाव अगर उनके हाथ से निकल जाता है तो दूसरा चुनाव में अगर ये सोचते हैं कि हम मजबूती से लड़ेंगे, आरजेडी सोच रहे हैं कि हम इस बार 2025 में मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन इस बार आप देखिए जेडीयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी, हम पार्टी, ये सब और मजबूती से लड़ रही है। तो अगर इस बार आरजेडी ये गलती करती है कि वो बिना कांग्रेस के चुनाव में जाती है तो इस बार उसका स्थिति कांग्रेस से भी ज्यादा खराब होने वाला है। तो दोनों स्थिति में दोनों दल एक दूसरे के, मतलब कि ये है ना कि एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो इस बार कांग्रेस और आरजेडी दोनों की सांप छुछुंदर वाली हालत होने वाली है बिहार में। न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा। तो कांग्रेस के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बिहार में जो इंडी अलायंस है वो अलायंस जमीन पर उतरने से पहले ही टूटता दिख रहा है। बिहार में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। बीजेपी जेडीयू कॉम्बिनेशन के आगे कांग्रेस अकेले या आरजेडी अकेले कोई सवाल ही नहीं है, किसी कीमत पर नहीं जीत सकती है। अगर ये दोनों अलायंस करेंगे
तो शायद कुछ सम्मानजनक स्थिति में पहुंच पाएंगे, अपोजिशन की हैसियत के बराबर पहुंच पाएंगे। अदरवाइज ये लोग अकेले अकेले लड़ते हैं तो नो वे, कोई चांस नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो अब अगर इनको ये देखना है कि वो बीजेपी और जेडीयू को मजबूती देते हैं या बीजेपी और जेडीयू को थोड़ा स्ट्रगल करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये तो था दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस की कहानी। और आज देखिए, कल जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह था रेखा गुप्ता का, तो वहां पर तमाम एनडीए के दल पहुंचे थे। नीतीश कुमार भैया नहीं पहुंचे थे। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे तो कारण दिया गया कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, इस वजह से वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनके पार्टी के दो महत्वपूर्ण लोग ललन सिंह और संजय झा, ये दोनों वहां शपथ ग्रहण में एनडीए के नाते पहुंचे हुए थे। लेकिन जब आरजेडी के एक नेता हैं भाई वीरेंद्र, उनसे मीडिया वालों ने ये पूछा कि नीतीश शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली नहीं गए। हालांकि मीडिया ये नहीं देखा कि शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ भी नहीं गए थे, लेकिन मीडिया को जो है ना थोड़ा आदत है ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछने का। तो उन्होंने ये पूछा कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए। तो भाई वीरेंद्र सिंह जो है वो कहते हैं कि वो वहां कैसे जाएंगे, वो तो हमारे साथ आने वाले हैं। तो ये कहकर वो एक जो है ना एक तीर छोड़ना चाहते हैं कि शायद वो तीर चल जाए, मीडिया में कुछ दिन चर्चा चले, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है नीतीश कुमार अब जो है बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, और ये 2025 का चुनाव तो वो बीजेपी के साथ ही रहकर लड़ेंगे। इसी में बीजेपी का भी फायदा है और जेडीयू का भी फायदा है, और एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास वाली है उनका भी फायदा है। तभी जाकर बिहार में एनडीए की जीत भी पॉसिबल है। अगर सब लोग अलग अलग लड़ेंगे तो मुश्किल है। और अगर जेडीयू को लगता है कि कभी इनके कंधे पर या कभी उनके कंधे पर लड़कर वो चुनाव जीत जाएंगे, तो मेरा जेडीयू के लोगों को एक ही सजेशन रहेगा कि आपके पास तो नीतीश कुमार जैसा इतना मजबूत चेहरा है, आपके पास पूरा बिहार में 25 साल शासन किए हैं, तो कुछ काम किए हैं, ये दिखाने लायक भी चीज़ है। तो आप एक बार अकेले लड़ जाइए, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपके नेता का कितना बड़ा चेहरा है या आपने कितना काम किया है, उसका असर कितना है, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो आपको एक बार सोलो तो जाना ही चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल, ये तो बेईमानी है बिहार की जनता के साथ है कि आप कभी आरजेडी के कंधे पर बैठकर, कभी आप बीजेपी के कंधे पर चुनाव जीत रहे हैं। 25 साल हो गया है आपको, 2005 से 20 साल आप मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं। इतना बड़ा चेहरा है, ईमानदार नेता है, सेकुलर नेता है, परिवारवाद पार्टी के नहीं हैं। तो इतने गुण आपके हैं और आपने इतने काम भी किए हैं, इतने लोगों की नौकरियां भी दी हैं। तो आपका तो जो संगठन है वो बहुत मजबूत होना चाहिए था नीतीश कुमार। आपको तो बीजेपी या आरजेडी के कंधे पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए था, आपको तो अकेले जाना चाहिए था। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है तो इस बारे में आप विचार कर सकते हैं क्या कि इस बार नीतीश कुमार अकेले जाएंगे, सोलो जाएंगे, किसी बीजेपी आरजेडी किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये आपका भी एक टेस्ट रहेगा कि आपने बिहार में जितना विकास किया है उसका टेस्ट रहेगा। अगर आपने कुछ काम किया रहेगा, लोग आपको मानते हैं, जो कहते हैं ना आपके नीतीश कुमार सबके हैं, तो ये भी आपका एक टेस्ट हो जाएगा। बाकी चुनाव में एक तीसरा फैक्टर भी रहेंगे। उस तीसरे फैक्टर में दो पार्टियां हैं, एक तो असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी एआईएम और दूसरी पार्टी रहेगी प्रशांत किशोर की जनसुराज। ये दोनों पार्टियां अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। मुझे जहां तक लगता है कि एआईएम के जो हैं वो उत्तरी बिहार के जो नेपाल और बंगाल के जो बॉर्डर से जुड़े हुए लोग हैं, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहां पर एआईएम अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। हालांकि पिछले बार भी 2025 में उन्होंने वहां कैंडिडेट खड़ा किए थे,
और 4-5 सीटें जीते भी थी, लेकिन वहाँ के जो मुसलमान नेता थे उन्होंने ओवैसी को धोखा दे दिया और वो जाकर आरजेडी में शामिल हो गए बाद में। उसके बाद प्रशांत किशोर के जो टारगेट वोटर्स हैं वो मेनली यादव हैं और मुस्लिम हैं, जो लालू प्रसाद यादव का कोर वोटर्स हैं। तो अगर प्रशांत किशोर उसमें से कुछ वोट मतलब कि तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो ये सीधी फायदा जो है बीजेपी और जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी को फायदा पहुंचाने की स्थिति में साफ साफ दिख रही है। तो दोस्तों, मिला जुलाकर बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और इसमें नरेंद्र मोदी भी कूदेंगे, बिहार के अन्य नेता भी कूदेंगे। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है चुनाव। जैसा ही आगे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपके सामने समय समय पर बिहार चुनाव के लिए अपडेट लेकर आता रहूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।